अध्याय 16 तेजी से विकास। अगली सुबह रीटा नाश्ते से पहले काल का होमवर्क लेने वापस आए और फिर अपने क्लास वर्क के लिए एक छोटा बैग लेकर लौटी। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए वो सब इंतजाम कर दिए हैं जिनसे पता चल सके कि क्या ये संसाधन किसी पालतू जानवर को औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होगी। विंड स्पीड हॉक को स्वाभाविक रूप से अवेकेंड अवस्था तक पहुंचने में पूरा सेमेस्टर लग जाएगा, इसलिए अगर तुम इससे बेहतर कर सकते हो तो तुम्हें ट्रेनिंग में अच्छे नंबर मिलेंगे। हम फिर भी तुम्हारी मार्शल आर्ट की क्षमताओं पर काम करेंगे। अगर नकली लड़ाई में विरोधी तुम्हें निशाना बनाते हैं तो तुम्हें अपना बचाव करने में सक्षम होना चाहिए, और तुम्हारे पास कम से कम एक जादुई हमला करने का तरीका तो है ही। उसने मुस्कुराते हुए काल को बताया। अच्छा, कम से कम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं की जा रही कि मैं हॉक की पिटाई होते समय भागूं और छिपूं। तुमने हमारे लिए क्या ढूंढा? रीटा ने थैले का सारा सामान मेज पर उड़ेल दिया और काल के मन में हॉक पागल हो गया। उसमें 2 शक्तिवर्धक पत्थर, 1 लीटर राक्षसी रक्त और 6 नीले पवन पत्थर थे जिनसे अविश्वसनीय शक्ति का संचार हो रहा था। विंड स्टोन्स को प्रधानाध्यापक ने स्वयं बनाया था। वे सफल रूप से प्रशिक्षित किए गए पहले बैच के कुलीनों में से एक थे और अब वे एक ओवरलोड ग्रेड मैच हैं। उनका कहना है कि अगर विंड स्टोन्स वास्तव में विंड स्पीड हॉक के लिए साधना संसाधन बन सकते हैं, तो वे खुशी खुशी आपके लिए और अधिक बनाएंगे और इसी दिशा में और अधिक कुलीनों को जागृत करने के तरीकों पर विचार करेंगे। रीता ने समझाया। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, बुरी औरत असल में अच्छी औरत है। बाज चीखा और अपने सामने रखे खाने को घूरने लगा। काल ने मन ही मन पक्षी की हरकतों को नजरअंदाज किया और एक शक्ति पत्थर को राक्षस के खून से भरे एक छोटे बर्तन में रख दिया। ऐसा लगा जैसे ऊर्जा पत्थर से सूप में रिस रही हो, लेकिन काल को समझ नहीं आ रहा था कि पवन पत्थरों का क्या करे। तुम पवन पत्थरों को कुचल नहीं सकते, इससे जादू टूट जाएगा। लेकिन अगर वह उनके बगल में सो जाए या उनमें से एक को पेंडेंट की तरह पहन ले तो माना ऊर्जा मदद करेगी, बशर्ते कि वह उसका उपयोग कर सके। नए वायु जादूगर इसी तरह करते हैं। काल ने हॉक को आवाज दी और पक्षी तुरंत सूप के पास गया और विंड स्टोन्स की ओर सिर घुमाने से पहले उसने पूरा कटोरा चाटकर साफ कर दिया। ये हर एक अंगूठी के हीरे से बड़ा नहीं था, लेकिन इनके भीतर अपार ऊर्जा समाहित थी। इनके बगल में सोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और काल तो हॉक के गले में इन्हें ले जाने के लिए एक छोटी थैली भी बना सकता था। लेकिन चिड़िया ने तुरंत एक पत्ता खा लिया और बालकनी के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, जिससे पेड़ों से पत्ते टूटने लगे और छोटी किस्मों के गमले लगभग गिरने ही वाले थे, इससे पहले कि काल ने हॉक को अपने मानसिक दायरे में खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने उस नन्हे पक्षी से पूछा जो अब जादुई शक्ति का विकिरण कर रहा था। ये भोजन है, अद्भुत और पौष्टिक भोजन। अगर मैं इसे खाऊंगा नहीं तो इसका क्या करूंगा? अंदर हवाएं तेज चल रही थी और हॉक से काल तक लगातार शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका शरीर जादुई जानवर की तरह मजबूत हो रहा था। लेकिन बाहर से रीटा के नजरिए से सब कुछ शांत था और काल ध्यान में लीन था या अपने विचारों में खोया हुआ था। बाहरी उत्तेजना का कोई संकेत नहीं था। वह बस धैर्यपूर्वक 1 घंटे तक इंतजार करती रही, जब आखिरकार काल ने अपनी आंखें खोली और एक थकी हुई आह भरी। विंड स्टोन्स वाकई हॉक के लिए एक बेहतरीन स्रोत है। बाहर आओ और उसे तुम्हें देखने दो, मेरे दोस्त। विंड स्पीड हॉक मेज पर प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह हमेशा दिखता था। क्रीम रंग के पंखों पर धब्बेदार भूरे रंग के पैटर्न थे जो जंगल के आम पेड़ों से मिलते थे। लेकिन अब वह बहुत बड़ा था, काल की बाह जितना लंबा, जैसा कि लगभग पूरी तरह से विकसित विंड स्पीड हॉक होना चाहिए। इससे एक उन्नत स्तर के राक्षस की आभा भी निकल रही थी। खैर, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विंड स्पीड हॉक को विंडस्टोन खिलाने से उसमें तुरंत विकास की गति बढ़ेगी और वह कुछ ही घंटों में चूजे से वयस्क बन जाएगा। वह फिर से भूखा है और उसने मेरा सारा जमा किया हुआ खाना खा लिया है, इसलिए मैं उसके लिए बर्तन में थोड़ा और खून डाल दूंगा। काल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा। यह सचमुच काम कर गया। वश में किए गए राक्षसों को पालतू बनाने का एक तरीका है। आपको कैसा लग रहा है? क्या इससे आपके शरीर पर कोई दबाव पड़ा? क्या आपको इस प्रक्रिया से कुछ लाभ हुआ, शायद अधिक माना शक्ति या कोई नई शक्ति? रीटा ने अकादमी के लिए नोट्स लेने के लिए तैयार होकर पूछा। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अपने माना स्तर की जांच कैसे करूं। क्या इसके लिए कोई उपकरण है? काल ने पूछा। नहीं, जादूगरों को सहज ज्ञान होता है, लेकिन मैं जादूगर नहीं हूं। हम आपको बाद में किसी जादूगर के पास ले जा सकते हैं और वे हमें अभिलेखों के लिए कुछ बता देंगे।
लेकिन इस बीच आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके देख सकते हैं कि आपको थकने में कितना समय लगता है। काल अपने छोटे से कमरे में अलमारी की ओर भागा और दस्ताने लेकर वापस आया। अपनी बाहों को तेजी से हिलाते ही उसे अपार शक्ति का एहसास हुआ, और रेलिंग तक पहुंचते ही उसने पाया कि उसके कार्यों पर ग्रैंड मंत्र का प्रतिरोध नगण्य था। उसके पास अपनी बाह को सामान्य रूप से हिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति थी, और 4 मोटी चापें हवा में तेजी से फैलती हुई अकादमी के प्रांगण के ऊपर से गुजर गईं। शानदार! यह तो निश्चित रूप से जागृत श्रेणी की शक्ति है, लेकिन आप इसे कितनी बार कर सकते हैं? अगर आपकी शक्ति खत्म हो जाती है, तो अकादमी इसे आपकी सामान्य श्रेणी की विस्फोट क्षमता मानेगी, जबकि बास के लिए यह एक जागृत क्षमता है। रीटा ने समझाया। पूरी ताकत से 3 और शॉट मारने पर काल हौंफने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे थोड़ा आराम करने का समय दीजिए, और मुझे लगता है कि मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। थोड़े आराम और कुछ और खाने के बाद काल पूरी तरह से ठीक हो गया, जबकि रीटा चुपचाप उसके ठीक होने की गति के बारे में नोट्स बना रही थी। काल ने आधी ताकत से दोबारा कोशिश की, और उसकी ऊर्जा पर इसका असर नगण्य था। हॉक से मिली प्रतिक्रिया से काल को लगा कि वह घंटों तक ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने 1 दर्जन बार और ऐसा किया, हाथों और वार की दिशाओं को बदलते हुए, मानो वह रैंट के साथ छाया मुक्केबाजी कर रहा हो। 15 मिनट तक आधी शक्ति से लड़ो। यह अभी भी सामान्य स्तर की ताकत है, लेकिन उससे भी बेहतर है, और ऐसा लगता है कि बास के साथ साथ तुम भी बेहतर हो रहे हो। एक बार जब वह और मजबूत हो जाए, तो तुम्हें वास्तव में एक जागृत स्तर का योद्धा, या यूं कहें कि एक पशु प्रशिक्षक बनना चाहिए, जिसमें एक जागृत स्तर के पशु का लाभ भी शामिल हो। पहले हफ्ते के हिसाब से बुरा नहीं है, है ना? अगर आप इन संसाधनों को यहीं छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि महीने के अंत तक हम और बेहतर कर सकते हैं। शायद परीक्षा आने तक हमारे पास द्वितीय वर्ष के कुछ छात्रों से मुकाबला करने के लिए भी पर्याप्त ताकत होगी। काल के उत्साह पर रीटा हंस पड़ी। तुम्हें अपने दिन में युद्ध प्रशिक्षण के लिए समय निकालना ही होगा, वरना हॉक के साथ भी तुम्हारी बुरी तरह पिटाई हो जाएगी। उसकी बात में दम था। अगर उसके सामने कोई विशाल गेंडा या कोई डरावनी चीज होती, तो जानवरों को वश में करने का ये सारा काम बहुत आसान हो जाता। अध्याय 17 उचित प्रशिक्षण व्यवस्था। हॉक ने फिर से पवन पत्थरों की ओर रुख किया, जब किसी का ध्यान उस पर नहीं था, और एक और पत्थर उठा लिया। लेकिन इस बार वो पत्थर उसके शरीर में उसी तेजी से समाहित नहीं हुआ। इसके बजाय पत्थर से पक्षी में पवन जादू का एक स्थिर प्रवाह हुआ, और उसका शरीर अतिरिक्त ऊर्जा के अनुकूल होने में बहुत धीमी गति से समय ले रहा था। क्या ये सिर्फ एक बार ही इतना अच्छा काम करता है? हॉक की तुलना में ये काफी उच्च स्तर का संसाधन था, इसलिए शायद इस तरह अचानक इस्तेमाल करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। रीटा ने अपनी छोटी काली बालों को आंखों से हटाते हुए सुझाव दिया। ऐसा हो सकता है, मैं ठीक से नहीं कह सकता, और हॉक को भी समझ नहीं आ रहा, उसे बस पत्थर चाहिए। मैं उसे ये पत्थर थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, ताकि जब पुराना पत्थर शरीर में समा जाए तो उसे नया मिल जाए। काल मान गया। इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि दूसरा पत्थर खाने के बाद हॉक मानसिक रूप से उस स्थिति में वापस जाने की गुहार लगा रहा था, ताकि वह उस अत्यधिक सेवन के असर को कम करने के लिए सो सके। फूड कोमा, काल ने समझाया, जब रीटा ने गायब होते पक्षी को हैरानी भरी नजरों से देखा। उसने आह भरी और सिर हिलाया। ये किसी उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम इसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। मुझे आपकी आहार योजना पसंद है, और कुछ हफ्तों में आपको नियमित रूप से रक्त चढ़ाया जाएगा, साथ ही एक नया शक्तिवर्धक पत्थर भी भेजा जाएगा। उम्मीद है कि यह वाला पत्थर लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि दूसरा पत्थर इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से संसाधनों की भी खपत कर रही हैं। शायद अगर आप अनुबंधित प्राणी की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित होते, तो आप केवल भोजन संसाधनों से ही ऐसा कर सकते थे, लेकिन जंगली जादुई प्राणियों के बारे में जो हम जानते हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें उच्च स्तर तक स्वाभाविक रूप से पहुंचने के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं का सेवन करना पड़ता है, या अजीब ऊर्जाओं को अवशोषित करना पड़ता है। काल को वास्तव में हॉक को बेहतर बनाने का एक तरीका चाहिए था, ताकि वह अपने स्तर के अन्य राक्षसों को हरा सके, न कि केवल बढ़ता ही रहे। भविष्य में उन्हें शायद जानवरों के झुंडों और आक्रमणों का सामना करना पड़ेगा, और एक राक्षस के मुकाबले 10 राक्षसों का होना उनकी जीत की संभावनाओं पर बहुत कम असर डालेगा। साथ मिलकर काम कर पाना एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अकेले दम पर एक सही मायने में शक्तिशाली अस्तित्व कहलाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हॉक ने मन ही मन मजे से फुफकारा।
मेरे स्तर का और कौन सा हॉक जादू में इतना माहिर है या उड़ान में इतना राजसी है। मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन मैं हमें और भी बेहतर बनाने के तरीके सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। काल ने जवाब दिया। हॉक सोचते सोचते चुप हो गया। हॉक्स को सिर्फ एक ही हुनर की जरूरत होती है, अपने शिकार को मारना, लेकिन उसने सोचा कि शिकार करने के और तरीके होना कोई बुरी बात नहीं है। शायद अगर वह दूसरे पक्षियों को ऐसा करते देखे तो उसे और बेहतर तरीके मिल जाएं। विंडस्पीड हॉक को यकीन नहीं था कि यह संभव भी है, लेकिन वह काल को खुश करना चाहता था, इसलिए वह रेंट का नए तरीकों से उपयोग करने की कोशिश करने को तैयार था। क्या हम प्रशिक्षण क्षेत्रों में जा सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के दौरान हम जितना अधिक वास्तविक युद्ध देखेंगे, उतना ही आसानी से हम खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोज पाएंगे, काल ने सुझाव दिया। हॉक अभी कुछ समय तक बाहर नहीं आने वाला था, इसलिए उसने मौका रहते ही खुद को प्रशिक्षित कर लिया। रीटा उसे छात्रावास से बाहर निकालकर उसकी बालकनी के ठीक सामने वाले मैदान में ले गई। वहां एक बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र था, जिसमें खुले मैदान में पत्थर के चौकोर खाने बने हुए थे, और छात्रों का एक बड़ा समूह वहां निहत्थे युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहा था। वे सभी दूसरे वर्ष के छात्र थे और अपने अपने काम में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें देखकर काल को यह विचार आया कि वह और हॉक मिलकर उन पर कैसे काबू पा सकते हैं। आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। चूंकि आपके पास एक तरह का रेंज्ड स्किल है, इसलिए मैं आपको रक्षात्मक बुनियादी बातों से शुरुआत कराना चाहता हूं। अगर आप जादूगरों द्वारा सीखे जाने वाले जादुई कवच कौशल के बिना दूर से लड़ रहे हैं, तो आपको बचाव का कोई तरीका पता होना चाहिए। आज हम अपने पंजों से आने वाले हमलों को रोकने का अभ्यास करेंगे। जितना अधिक अभ्यास करोगे, उतना ही बेहतर होते जाओगे। इसे कैच कैच खेलने की तरह समझो। बस अपने पंजे से आने वाले हमले को रोक दो। किसी तरह वह दोस्ताना वर्णन काल को बेहद भयावह लगा, खासकर तब जब वह उसे निहत्थे युद्ध क्षेत्र से दूर एक विशाल बनकर की ओर ले गई। यहाँ तुम्हारे स्तर के जादूगर प्रशिक्षण ले रहे हैं, कुछ ऐसे मजबूत सामान्य श्रेणी के छात्र हैं जो जागृति की अवस्था तक पहुंचने के करीब हैं। अभ्यास के कारण उनमें तुमसे थोड़ी अधिक सहन शक्ति हो सकती है, लेकिन हमलों को रोकना उन्हें बनाने से कम समय लेता है। अब शुरुआत में वे आपके सिर के ऊपर प्रशिक्षण हॉल में गोलीबारी करेंगे। चिंता न करें, उनके स्तर पर निशाना पूरी तरह से नहीं चुकेगा। बस उन्हें लक्ष्य से हटाने की पूरी कोशिश करें। पास खड़े जादूगरों ने सार्जेंट रीटा को घूर कर देखा जब उसने ये शब्द कहे। भला वो यहाँ आकर उनके प्रशिक्षण में दखल क्यों दे रही थी? वे पहले से ही अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर थे, और अब वो उन्हें परेशान करने के लिए एक नए प्रतिभाशाली जादूगर को क्यों ला रही थी? ठीक है, वरिष्ठगण, असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। काल ने क्षमा मांगी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि सब उसे घूर रहे हैं। ये जादूगरों के लिए भी प्रशिक्षण है। किसी लक्ष्य को भेदना एक बात है, लेकिन वास्तविक दुनिया में लक्ष्य अपना बचाव करते हैं। बचाव को भेदकर सटीक प्रहार करने की क्षमता भी एक आवश्यक कौशल है, रीटा ने आगे कहा। अंततः वह एक शिक्षिका थी और उनके प्रशिक्षण के बारे में उनकी मंशाओं पर उनका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन ये सोचकर कुछ हद तक तसल्ली मिलती थी कि यह एक वास्तविक दुनिया का अभ्यास था, जबकि अभिजात वर्ग के सबसे कमजोर वर्ग के रूप में उन्हें ज्यादातर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। रीटा काल को प्रशिक्षण मैदान के दूसरे छोर पर ले गई, जहां एक दर्जन लक्ष्य कतार में लगे हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये रहा लक्ष्य। आपको बस हमेशा की तरह निशाने पर सटीक प्रहार करना है, लेकिन इस बार काल उन शॉट्स को रोकने और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। आप में से एक दर्जन और वह अकेला है, इसलिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी नींव मजबूत करने के लिए स्टेमिना ट्रेनिंग की जरूरत है। मजे करो और लक्ष्य तक पहुंचने के नए तरीके खोजने के लिए खुद को प्रेरित करने से मत डरो। उसके बोलते ही उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, और काल ने भी हड़बड़ी में कम शक्ति से चीरने वाले ब्लेड चलाने शुरू कर दिए, जिससे वे विभिन्न मंत्रों से टकराने लगे। कुछ वार विक्षेपित हुए, कुछ की गति केवल धीमी हुई, और कुछ मामूली शक्ति हानि के साथ अपने आप ही आगे बढ़ गए। ये सब तत्व और मंत्र की शक्ति पर निर्भर करता था कि क्या होगा। आग और पानी को रोकना सबसे कठिन था, वे शक्ति खोकर बस ऊपर से गुजर जाते थे, जबकि बर्फ, मिट्टी और अन्य ठोस वस्तुओं को आसानी से उनके मार्ग से हटाया जा सकता था। अगली बार उसने माना बचाने के लिए प्रति हमले में केवल एक ही चीरने वाले पंजे का इस्तेमाल किया, लेकिन हमलों को एक तरफ हटाते और निष्क्रिय करते हुए प्रत्येक पंजे की शक्ति को बढ़ा दिया। काल हौंफते हुए आह भरी। यह एक गलती थी, बढ़ी हुई शक्ति की तुलना में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता थी। एक बड़े हमले के बजाय कई छोटे हमलों से लक्ष्य को भेदना बेहतर था।
जादूगर वास्तव में आनंद लेने लगे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वह कोई विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं था जिसे उन्हें अपमानित करने के लिए यहाँ भेजा गया था, बल्कि वह एक नौसिखिया था जो अपने माना नियंत्रण पर काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वे पिछले पूरे साल करते रहे थे। अध्याय 18 खेल खेलना। सभी की सहनशक्ति और जादुई शक्ति सीमित होने के कारण बीच बीच में विराम होते रहते थे, जो काल और जादूगरों के बीच खेले जाने वाले खेल का हिस्सा बन गए थे। वह आराम करने के लिए बैठ जाता था, लेकिन अगर कोई आलसी हो जाता और हमला विशेष रूप से कमजोर या धीमा होता, तो वह फिर भी उस पर प्रहार करता था। इस कक्षा के 1 दर्जन जादूगरों की देखरेख के लिए नियुक्त एकमात्र शिक्षक पर्यवेक्षक की नजर में ये पिछले कई महीनों में मिली सबसे अच्छी प्रेरणा थी। इनमें से कोई भी छात्र स्वयं को प्रेरित करने में सक्षम नहीं था, और उनकी क्षमता इतनी प्रबल नहीं थी कि उन्हें कोई निजी प्रशिक्षक मिल सके, यहाँ तक कि सार्जेंट रीटा के स्तर का प्रशिक्षक भी नहीं। उसकी प्रशिक्षित दृष्टि में चीरने वाले पंजों वाला योद्धा संभवतः अपने पहले सेमेस्टर के अंत तक शक्ति में उसे पीछे छोड़ देगा, जबकि उसे आरोही रैंक की युद्ध शक्ति के मध्य तक पहुंचने में 3 साल लगे थे। सार्जेंट रीटा जादुई शक्तियां सीखने में कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट थी और उनकी क्षमता को देखते हुए एक बेहतरीन शिक्षिका भी थी। उन्होंने न केवल अपने छात्र को प्रेरित किया था, बल्कि इससे उनके छात्र को भी प्रेरणा मिल रही थी। काल और अन्य लोगों ने दोपहर के भोजन तक एक साथ प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद जादूगर नए मंत्र सीखने में मदद के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे, और काल या तो करीबी युद्ध प्रशिक्षण या जादुई जानवर की देखभाल कैसे करें और उसकी शक्ति को उसकी प्रजाति की सामान्य क्षमता से अधिक बढ़ाने की संभावनाओं पर शोध कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा। हमारे साथ दोपहर का भोजन करें। ऐसा लगता है कि आपने शुरुआत से ही अपने पंजे से किए जाने वाले हमलों से एक बेहतरीन युद्ध क्षमता को जागृत कर लिया है। अधिकांश योद्धा तब तक नीरस होते हैं जब तक वे जागृत रैंक के अंत तक नहीं पहुंच जाते, और फिर वे 2 मीटर से अधिक दूरी के लक्ष्यों को भेदना शुरू कर देते हैं। जादूगरों में से एक ने काल को बताया। वह लंबी और सुडौल गोरी लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी लंबाई में अचानक वृद्धि हुई थी, इसलिए वह उससे थोड़ी ही लंबी थी। काल को उम्मीद थी कि दूसरों के साथ पर्याप्त कक्षाएं लेने से पहले ही उसकी लंबाई एक स्वीकार्य स्तर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि तब तक उसकी बौने होने की छवि पहले ही बन चुकी होगी। कम से कम ऐसा लगता था कि हर कोई उसकी क्षमताओं का सम्मान करता है। उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि काल ने कच्चे मांस की पूरी प्लेट को माना से युक्त राक्षसी रक्त की कुछ बूंदों से ढक दिया था, या वह मांस अचानक हवा में गायब हो गया था। वे सभी काल की सुरक्षा को भेदने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अधिक उत्सुक थे। मुझे लगता है कि अगर हम गति बढ़ा दें और एक के बजाय 2 गोले दागें, तो कम से कम एक गोला लक्ष्य तक तो पहुंच ही जाएगा। जादूगरों में से एक ये सुझाव दे रहा था। बेहतर होगा कि आप उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर भेजें, ताकि दूसरे पंजे न टकराएं। या फिर बेहतर होगा कि आप उन्हें थोड़ी अलग अलग गति से भेजें, इससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वे कब पहुंचेंगे। एक अन्य जादूगर ने आह भरी। बर्फ उसकी विशेषज्ञता थी, और बर्फ के टुकड़े इतनी आसानी से अपने रास्ते से भटक जाते थे, इसलिए उन्हें लक्ष्य पर पहुंचाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये कैफेटेरिया मेरे लिए बिल्कुल अलग है, हम कहाँ हैं? काल ने पूछा। ओह, ये जादूगरों के इलाके की कैंटीन है। योद्धा प्रशिक्षण क्षेत्र में भी एक और कैंटीन है, उन छात्रों के लिए जो दोपहर के भोजन के समय छात्रावास की कैंटीन से काफी दूर होते हैं। दोनों कैंटीन में मिलने वाला खाना बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वे अलग अलग समूहों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं। योद्धाओं वाले में मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए पोषण पर आधारित अधिक विकल्प हैं, जबकि हमारा वाला अधिक ऊर्जा से भरपूर है। छात्रावास वाला सब कुछ का मिश्रण है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल वे छात्र करते हैं जो सुबह से अपने छात्रावास में पढ़ाई करते हैं, यानी गैर लड़ाकू अभिजात वर्ग के लोग। लंबी गोरी लड़की ने समझाया। ये जानकर अच्छा लगा। मुझे हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन आज मुझे अतिरिक्त ऊर्जा की सख्त जरूरत है। वैसे मेरा नाम काल है। मौली, गोरी लड़की ने जवाब दिया। पहले गर्ट्रूड डिंगवाल के नाम से जानी जाती थी। लड़कों में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन अब मैं मौली हूँ। मेरे पहचान पत्र पर यही लिखा है। गोरी लड़की ने चिढ़कर जवाब दिया। आपको शीट पर अपना असली नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसने ट्रेन में पूछा कि क्या वह अपना नाम बदल सकती है, और गार्ड ने कहा कि वह जो भी नाम लिखेगी, वे उसे उसी नाम से बुलाएंगे। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक शरारती लड़के को पूरे 1 साल तक टेटर सलाद के नाम से जाना जाता था, जब तक कि उसका कार्ड नहीं बदल गया। दूसरे जादूगरों में से एक ने हंसते हुए काल को बताया।
हॉक ने संतुष्टि से आह भरी क्योंकि वह उस बेहतर लंच पैकेज का आनंद ले रहा था जो उस महिला द्वारा उसके लिए छोड़ी गई लाल चटनी की बदौलत मिला था, और काल 1 घंटे तक जादूगरों के साथ बैठकर मजाक करता रहा, इससे पहले कि सार्जेंट रीटा आकर उसे उसके अगले प्रशिक्षण कार्य के बारे में सूचित करे। हम कल सुबह आप सभी से मिलेंगे, लेकिन दोपहर में काल को वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण करना है। उसके पास भले ही दूर से हमला करने की जादुई शक्ति हो, लेकिन अकादमी ने यह निर्धारित किया है कि वह अभी भी योद्धा वर्ग का है। जादूगरों ने प्रार्थना की मुद्रा में काल को एक ही दिन में योद्धा प्रशिक्षण और दूर से मंत्रोच्चार के अभ्यास में सफल होने की शुभकामनाएं दी, फिर धीरे धीरे नए मंत्र सीखने की प्रेरणा के साथ सिद्धांत कक्षाओं की ओर चल पड़े जो उसकी रक्षा पंक्ति को भेद सके। काल की हालत सुबह से बेहतर हो रही थी, लेकिन उन सभी के मन में यह विचार था कि उसकी रक्षात्मक क्षमताओं से कैसे बचा जाए। जब वे मैदान से बाहर निकले तो काल के चिंतित चेहरे को देखकर रीटा मुस्कुराई। चिंता मत करो, इतना बुरा नहीं होगा। हम पहले साल की निहत्थे युद्ध कला की कक्षाओं में जा रहे हैं। ये बस बुनियादी मार्शल आर्ट है और उनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम कौशल है। तुम्हारा शरीर बाकी नौसिखियों से कहीं बेहतर है, इसलिए तुम्हें तालमेल बिठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपके लिए एक और संसाधन लाया हूं जो मैंने मैच क्लास के प्रशिक्षक से प्राप्त किया है। यह एक मेमोरी ड्रॉप है, एक संक्षिप्त फोकसिंग स्पेल जो चीजों को याद रखना आसान बनाता है। यह कोई शक्तिशाली जादू नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए अविश्वसनीय है। मैच को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर यह इनाम के तौर पर मिलता है। अध्याय 19 निहत्थे युद्ध प्रशिक्षण। अरे रीटा, आपका स्वागत है। आपको यहाँ एक छात्रा के बजाय एक शिक्षिका के रूप में देखकर अच्छा लगा। आप अपने साथ किसे लाई हैं? 40 वर्ष की आयु के आसपास के कद काठी में मजबूत शरीर वाले प्रशिक्षक ने पूछा। संभावना यही है कि वह कुलीन वर्ग का हिस्सा नहीं था। 10 साल पहले भी उसे चुने जाने के लिए उसकी उम्र काफी थी, लेकिन अगर वह मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ होता तो नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के लिए वह एकदम सही व्यक्ति होता। वे उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होते और उन्हें लगभग कुछ भी नहीं पता होता, सिवाय इसके कि उन्होंने घर पर कोई विशेष प्रशिक्षण लिया हो, इस उम्मीद में कि वे उन भाग्यशाली 5% लोगों में शामिल होंगे जिन्हें इंजेक्शन से मानव शक्ति के प्रति आकर्षण प्राप्त हो गया हो। यह एक काफी बड़ा जोखिम था, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसा करते, बस एहतियात के तौर पर। ये काल है, ये फुर्तीला योद्धा है और दस्तानों पर लगे पंजों का उपयोग करके दूर से जादुई हमला कर सकता है। ये काफी कारगर साबित हुआ है, और चूंकि ये दस्ताने जैसा हथियार है, इसलिए यह आपके निहत्थे युद्ध के वर्गों में भी आसानी से फिट हो जाएगा। रीटा ने समझाया। अच्छा, लगता है आपके पास वाकई बहुमुखी कौशल है। चलिए देखते हैं कि आप पहले से क्या कर सकते हैं और आपको अभी क्या सीखना बाकी है। प्रशिक्षक सहमत हो गया। काल हंसा और रीटा मुस्कुराई। दोनों जानती थी कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन हॉक से मिल रही मदद से कम वह खुद को शर्मिंदा तो नहीं करेगा। प्रशिक्षक ने उसकी घबराहट देखी और मुस्कुराया। ज्यादा चिंता मत करो, ये निहत्था मुकाबला है। अपने दस्ताने वहीं छोड़ दो, हम थोड़ी देर अभ्यास कर लेते हैं। अगर तुम बिल्कुल नए हो तो बस वही करो जो तुम्हें सही लगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हाँ, ऊपर से झपट्टा मारो और उसकी गर्दन तोड़ दो, हॉक ने आगे कहा। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, मैं उड़ नहीं सकता। फिर कूद जाओ या कुछ और करो। मुझे नहीं पता, हॉक ने मुंह बनाया। काल ने अपने दस्ताने एक तरफ रख दिए और लड़ने की मुद्रा अपना ली, जो उसने रीटा से पहले दिन सीखी थी। कम से कम अब उसे खुद को चोट पहुंचाए बिना मुक्का मारना तो आता था, लेकिन असली मुकाबला तो देखना बाकी था। प्रशिक्षक ने अचानक एक मुक्का मारा और काल ने रीटा के निर्देशानुसार उसे झटक कर अलग कर दिया। फिर उसने पलटवार करते हुए खुद भी एक मुक्का मारा, जिससे बचने के लिए प्रशिक्षक बस एक तरफ हट गया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुलीन वर्ग का सदस्य नहीं हो सकता था, वह अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था और काल का जवाबी मुक्का भी चूक गया, जिससे उसे लगा कि रीटा ने उसके साथ पहले की आशंका से भी ज्यादा नरमी बरती थी। प्रशिक्षक के घुटने ने काल के पेट पर वार किया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया, लेकिन उसने प्रशिक्षक को गिराने की कोशिश में अपना पैर तेजी से घुमाया। उसने दूरी का गलत अनुमान लगाया, लेकिन नीचे झुकने से उसे अगले घुटने के वार को रोकने और प्रशिक्षक को गिराने का मौका मिल गया, जो काल से थोड़ा ही लंबा था। ये गलत कदम साबित हुआ, क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर अचानक काल हवा में घूमता हुआ अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर गया। उसकी सांस फूलने से धूल उड़ने लगी और काल हौंफने लगा, लेकिन फिर लुढ़क कर खड़ा हो गया। बुरा नहीं है बेटा,
अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम किस तरह लड़ना पसंद करते हो, इसलिए हम तुम्हें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप में रखेंगे। ये स्टैंड अप फाइटर्स सैनिकों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन लगता है कि तुम बार में होने वाली लड़ाइयों और राक्षसों के खिलाफ भयंकर लड़ाइयों में बेहतर रहोगे। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आपकी गति और शक्ति के साथ सिर पर एक मुख का कई सामान्य राक्षसों को अचेत कर देगा, और उनकी उंगलियों के पंजों को आपसे दूर रखने के लिए ग्रैपलिंग कौशल को अनुकूलित किया जा सकता है। यह आक्रामक कला नहीं है, इसके लिए आपके पास दूर से हमला करने की क्षमता है, लेकिन अगर वे इससे भी आगे निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम आपको आत्मरक्षा करना सिखा सकते हैं। किसी जादुई जानवर के चेहरे पर मुक्का मारना एक भयानक विचार लग रहा था, लेकिन अगर विकल्प यही हो कि या तो ऐसा किया जाए या फिर काटे जाने का, तो उसने सोचा कि यह उतना बुरा भी नहीं था। रीटा, इधर आओ और हमारी मदद करो। तुम्हारे छात्र को इस शैली की बुनियादी बातें सीखने की जरूरत है, और हमारे पास पहले से ही छात्रों की संख्या सम है। सार्जेंट रीटा को देखकर लग रहा था कि वह इस क्लास में शामिल न होने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसे बुलाया गया, तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे भी इन नए छात्रों में से बहुत कम ही काल का मुकाबला कर पाते, और उसके लिए उन लोगों से मुकाबला करना सरासर दादागिरी होती जिन्हें शुरुआत में शारीरिक रूप से कोई खास मदद नहीं मिली थी। एक बार फिर काल पूरी तरह थका हुआ, मांसपेशियों में दर्द से बेहाल और मुश्किल से चल पा रहा था, रात के खाने के लिए कैफेटेरिया की ओर लौट रहा था। लेकिन याददाश्त बढ़ाने वाले पानी का असर हो रहा था, और उसे उस दिन सिखाई गई 50 तकनीकें, साथ ही उनका सही इस्तेमाल करने का तरीका भी पूरी स्पष्टता से याद था। कुछ और हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद, ताकि उसका शरीर भी इसे याद रख सके, वह खुद को एक प्रशिक्षित शौकिया मुक्केबाज भी मान सकता है। काल अकेले एक मेज पर बैठ गया, लेकिन जल्द ही निहत्थे युद्ध प्रशिक्षण वर्ग के अन्य सदस्य भी उसके साथ आ गए। यार, तुम्हें तो मानो लॉटरी लग गई है। अभी तो पहला हफ्ता ही है, पर तुम इतनी जल्दी सीख गए, और तुमने तो एक पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप के एक लड़के ने उसका अभिवादन किया। काल हंसा। मुझे एक पर्सनल ट्रेनर मिला है क्योंकि मेरी माकन बाकियों से अलग है, और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे किस तरह का कौशल मिलेगा। इसलिए मुझे एक पर्सनल ट्रेनर दे दिया गया, और हम बस अंदाजे से काम चला रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को ग्रैपलर या साधु वाली माकन मिली होगी, है ना? मुट्ठी के ऊपर खुला हाथ या लाठी वाली माकंद। टेबल पर बैठे छोटे समूह ने सिर हिलाया। हाँ, शुरुआती कौशल बेकार हैं, लेकिन कम से कम जागृत होना आसान था। आपको बस किसी चीज पर मुक्का मारना होता है, और मैंने बिस्तर से उठने से पहले ही ऐसा कर लिया। मैंने खुशी से मुट्ठी हवा में लहराए और शेल्फ पर मारा, और इतना ही मेरे लक्ष्य को जगाने के लिए काफी था। साथ ही हमें भरपूर ताकत भी मिलेगी। भले ही हम सबसे ताकतवर पदों तक न पहुंच पाएं, लेकिन कम से कम लड़कियों के बीच लोकप्रिय तो हो ही जाएंगे। बाकी लड़कों में से एक हंस पड़ा। कुछ न होने से तो बेहतर है। लेकिन सारा दिन बैठकर जादूगरों की तरह जादुई प्रतीकों के बारे में बातें करना, मार्शल आर्ट और शरीर को मजबूत करने के कौशल सीखने में जी तोड़ मेहनत करने से कहीं ज्यादा मजेदार लगता है। दूसरे छात्रों में से एक हंस पड़ा। तुम्हें तो बुनियादी गणित करने में ही सिर दर्द होने लगता है, तुम जादूगर बनकर कभी जीवित नहीं रह पाओगे। रोज मार खाने से तो यह आसान होना ही चाहिए। मैं प्यार करने वाला हूं, लड़ने वाला नहीं। लड़के ने शिकायत की। हम सब जानते हैं कि तुमने ऐसा भी कभी नहीं किया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लड़ना सीख लो। अध्याय 20, पवन पत्थर। काल बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि सुबह जादूगरों की कक्षा का सामना कैसे करेगा, वहीं हॉक अपने द्वारा प्राप्त पवन रत्न को आत्मसात करने में व्यस्त था। हॉक और रत्न के स्तर में अंतर को देखते हुए इससे उसे कई लाभ मिलने चाहिए थे, लेकिन पहले रत्न के बाद जिसने उसे जागृत स्तर तक पहुंचाया, कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी माना शक्ति का स्तर लगातार बढ़ रहा था, जो काल को भी उसके साथ ऊपर खींच रहा था, लेकिन ये पहली चट्टान की तरह चौंकाने वाला कुछ भी नहीं था। संसाधनों के उदार प्रस्ताव के व्यर्थ जाने के बड़े अफसोस के साथ काल सो गया, और भोर से पहले ही उसके शरीर में जादू का एक प्रवाह प्रवाहित होने से वह जाग गया। प्राप्त कौशल, पवन ढाल। पत्थर के अवशोषण से हॉक को एक नया कौशल प्राप्त हुआ था, हालांकि यह नया मंत्र काल के लिए, कम से कम अभी के लिए, अनुपलब्ध था। अब बात बनी एक और जादू, और यह ऐसा जादू है जिसे एक सामान्य विंडस्पीड हॉक नहीं सीख सकता। बधाई हो, काल ने पक्षी के लिए खुशी जताई, जो पहले ही वापस सोने के लिए लेट रहा था। पत्थर की मदद से वह जादू को बेहतर ढंग से समझने में कामयाब हो गया था, और अब भूख न लगने पर जागने का उसका कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से काल इतना भाग्यशाली नहीं था, और उत्साह के कारण वह घंटों तक जागता रहा,
और नाश्ते की तैयारी के लिए अलार्म बजने से ठीक पहले उसे वापस नींद आ गई। आज सुबह तो तुम काफी खुशमिजाज लग रहे हो। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? युद्ध प्रशिक्षण कक्षा के एक लड़के ने पूछा। मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। बस अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त खाना खाने की बात है। काल ने अपने सामने रखी प्लेट की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा। कल की सफलता के बाद उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी, और आज सुबह भी उसके कपड़े छोटे पड़ रहे थे। ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसे सामान की दुकान पर जाकर ऐसे नए यूनिफॉर्म लाने पड़ेंगे जो उसे ठीक से फिट हो। काल कपड़े धोने के कमरे की ओर बढ़ा, जहां एक बोर्ड पर लिखा था कि वे नई वर्दी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वहां उसका स्वागत रेनकोट पहने एक बहुत बड़ी महिला ने किया। तो आपको क्या चाहिए? अभी कपड़े धोने का समय नहीं है, ये बाद में तैयार होंगे और मैं इन्हें आपके कमरे में रख दूंगी, उसने घोषणा की। दरअसल मुझे ऐसे यूनिफॉर्म चाहिए जो मुझे ठीक से फिट हो। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, और मुझे जो यूनिफॉर्म दिए गए थे उनमें से कोई भी अब मुझे फिट नहीं आते। मैं अपने जूते भी ठीक से नहीं पहन पाता, एड़ी पर खड़ा होना पड़ता है। काल ने जवाब दिया। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ। बाकी लोगों को बाद में मेरे पास ले आना। कुछ सेकंड बाद लॉन्ड्री वाली महिला 2 यूनिफॉर्म को नए प्लास्टिक बैग में पैक करके और एक जोड़ी बूट, साथ ही एक जोड़ी जूते और सैंडल लेकर वापस आए। अगर तुम उन लंबे बच्चों में से एक निकले तो तुम्हें बाद में सैंडल की जरूरत पड़ सकती है। बस इन्हें अच्छी हालत में रखना ताकि धोने के बाद मैं इन्हें बाकी छात्रों को दे सकूं। एक बार जब तुम्हारा विकास का चरण पूरा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। काल कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौटा और फिर जादूगरों के साथ अपनी सुबह की मुलाकात के लिए रीटा से मिलने नीचे गया। हे हॉक, तुम्हें क्या लगता है कि रैंड या विंड शील्ड में से कौन सा ज्यादा माना कुशल है? उसने पूछा। बेशक रैंड, लेकिन विंड शील्ड बड़ी चीजों और पानी के गोलों को रोक सकती है। बेवकूफ पानी के गोले, हॉक ने जवाब दिया। काल को यकीन नहीं था कि पानी का उस पर क्या असर हुआ था। पक्षी कल सुबह ज्यादातर समय सो रहा था, लेकिन यह संभव था कि छोटा पक्षी बस चिड़चिड़ा हो और उसे अधिक ध्यान देने की जरूरत हो। क्यों न तुम सुबह मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ? हम साथ मिलकर पानी की गेंदों को रोक सकते हैं। काल ने सुझाव दिया और हॉक तुरंत बाहर आ गया, उसकी जैकेट के कंधे पर बैठ गया और बेसब्री से हिलते हुए काम शुरू होने का इंतजार करने लगा। तो क्या हॉक आज हमारे साथ शामिल होने वाला है? रीटा ने पूछा। वह खुद को थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहा था, सोने और इंतजार करने के अलावा कुछ और करने की चाहत में। मुझे लगता है कि यह उसके लिए अच्छा प्रशिक्षण भी होगा, और उसके पास रोकने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। चिंता मत करो, वो मंत्रों को रोकना जानता है, न कि मंत्र डालने वालों पर हमला करना। रीटा हंसते हुए उन्हें प्रशिक्षण मैदान की ओर ले गई, जहां जादूगर पहले से ही एकत्रित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे पास पालतू पक्षी है? ये तो बहुत बढ़िया है। क्या वह देख रहा होगा? ये नर विंडस्पीड हॉक है ना? जादूगरों की कक्षा की एक लड़की ने पूछा। हाँ, वो है। उसका नाम हॉक है, और आज वो ब्लॉकिंग में मेरी मदद करेगा। काल ने सहमति जताई। जादूगर बेहद उत्साहित दिख रहे थे। वे सोच रहे थे कि कोई जादुई जानवर उनके हमलों को रोकने के लिए क्या करेगा, लेकिन वे खुद जाकर इसका पता नहीं लगाना चाहते थे। ये तरीका ज्यादा सुरक्षित था, और वे ये भी जान सकते थे कि बाज की सोच, यानी किन हमलों को रोकना चाहिए, किसी इंसान की सोच से अलग है या नहीं। हमलों की बौछार फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार हमले तेज थे, गति बदलती रहती थी और काल के बचाव को भेदने के लिए कई तरह के मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा था। लड़ाई शुरू होते ही हॉक हवा में उछला और लक्ष्यों के पीछे चक्कर लगाने लगा ताकि वह नीचे की ओर हमला कर सके, जैसा कि वह हमेशा करता था, और उसने पानी के गोलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो किसी और ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां केवल कुछ ही जल जादूगर थे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि पक्षी को उनसे कोई दुश्मनी है। अरे, क्या उस बाज ने अभी अभी पवन ढाल का प्रयोग किया? मुझे पक्का यकीन है कि जब मेरे जल के गोले चीरते हुए चीरों के चारों ओर गए, तो उसने अवरोध मंत्र का प्रयोग किया। जल जादूगर ने शिकायत की। ये विंडस्पीड हॉक है, इनमें अवरोधक क्षमता कब से आ गई? दूसरे जादूगरों में से एक हंसा, और फिर उसने देखा कि उसका अग्निगोला एक अदृश्य ढाल से टकराकर गायब हो गया। ध तेरे की, उनके पास विंड शील्ड है। ठीक है, मेरे पास इसका जवाब है। फायर मेज गुस्से से भड़क उठा, जबकि बाकी मेज हंसने लगे और हॉक खुशी से चीखने लगा। उसका अगला हमला 3 अग्निगोलों का था, जिनकी गति इस तरह विभाजित थी कि उन्हें आसानी से रोका नहीं जा सके।
हॉक ने अपने पैर की उंगलियां फैलाईं और अपना पैर घुमाया, जिससे 3 तेज धारदार तलवारें एक साथ आगे बढ़ीं और उन्हें रोकने की कोशिश की। तीनों तलवारें एक ही बार में तीनों को लगी और बाकी जादूगरों ने खुशी से जयकार की। यार, वो तो कमाल का है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग पक्षी जैसे राक्षसों से भागने की कोशिशों के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं।